हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो भैया हम लोग की R.S. शर्मा सर की जो बुक है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। और ये पहला पार्ट होगा इस चैप्टर का। इसमें हम पढ़ेंगे मटेरियल रिमेन्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ाने में दोस्तों बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। तो मेरी मेहनत को एक तरीके से रिकॉग्नाइज़ करने के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर का पहला पार्ट। अच्छा दोस्तों, हमारे एंशंट लोगों की हिस्ट्री और उनके वे ऑफ लिविंग के बारे में जानने और समझने के लिए हिस्टोरियंस ने कुछ सोर्सेज के ऊपर रिलाई किया था, जैसे कि कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेरी सोर्सेज, फॉरेन अकाउंट्स, विलेजेस की स्टडी करी, नेचुरल साइंसेस और मटेरियल रिमेन्स, जिस पे जस्ट अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन सब पे रिलाई किया। और जो सबसे पहले चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं मटेरियल इमेज। और मटेरियल इमेज को दोस्तों हम लोग आर्कियोलॉजी से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है एक एक करके खुदाई कर आर्टिफैक्ट्स जैसे पॉटरी, टॉयज, बैंगल्स एटसेट्रा, इन सब को निकालना ज़मीन के अंदर से। और हो सकता है कि ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं ये एंशिएंट पास्ट से बिलोंग करते हो या मिडीवल या मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करते हो अपनी हिस्ट्री के। और ये सिमिलर आर्कियोलॉजी का तरीका दोस्तों, या मटेरियल रिमेन्स आप कह लो, ये सिमिलर जो तरीका है ये दूसरे देशों में भी यूज़ किया जाता है। और वहाँ की भी प्री हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं ज़मीन को खोद खोद के देखते हैं कि भैया कोई चीज़ ऐसी मिल रही हो जिससे हम लोग को पता चल पाए कि हमारे पास्ट के लोगों में क्या क्या हैबिट्स और उनकी क्या वे ऑफ लिविंग थी। तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक बेटर आइडिया हो पाता है जब हम लोग अपने पास्ट को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं अर्थ को डिग इन करके। अच्छा, जो हिस्ट्री है आप देखोगे हिस्ट्री को भी डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। एक तो वो पार्ट जिस पार्ट में हमें कोई भी रिटन सोर्सेज नहीं मिले, वो चाहे इंस्क्रिप्शंस हो, चाहे किताबें हों या दूसरे लिटरेरी सोर्सेज, और उस पीरियड को कहा गया है प्री हिस्ट्री। और जो दूसरा पार्ट है वो है हिस्ट्री, जहाँ से हमें रिटन मटेरियल्स, लिखे हुए सोर्सेज मिलने लगे हैं। मतलब जहाँ से रिटन मटेरियल्स नहीं अवेलेबल है वो है प्री हिस्ट्री, और जहाँ पे रिटन मटेरियल्स अवेलेबल हैं वो है हिस्ट्री। और आप देखोगे कि जो प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं वो हिस्टोरिक साइट से डिफ़र करती हैं इन टर्म्स ऑफ लोकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, इन द सेंस कि प्री हिस्टोरिक साइट्स में हमें फॉसिल रिमेन्स मिलेंगे माउंटेन्स, प्लेटूज, रिवर बैंक्स और वैलीज पे भी। और यहाँ पे ये जो डिकेड फॉसिल्स या सड़े हुए फॉसिल रिमेन्स है प्लांट्स के, एनिमल्स के, ह्यूमंस के, इन जगहों पे, तो उससे हम लोगों को पास्ट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। और आप देखोगे कि काफ़ी सारे कॉइन्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिले। स्टोन एज को ये कॉइन्स कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन एरियाज़ के आसपास हम लोगों को कॉइन्स भी देखने को मिले जो कि स्टोन एज को बिलोंग करते हैं। और जो रिमेन्स हमें मिले टूल्स के, प्लांट्स के, एनिमल्स के, ह्यूमंस के, वो प्री आइस एज एरा से भी रिलेटेड हैं। और उससे हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में भी पता लगा कि कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस रही होंगी उस पीरियड ऑफ टाइम में। और आप देखोगे कि इंडिया में राइटिंग्स की जो शुरुआत है वो 3rd मिलेनियम BC यानी कि 3000 से 2001 BC में पाई गई है इंडस कल्चर में। हालांकि दोस्तों आप देखोगे हड़प्पा सिविलाइजेशन को लोगों को लिखना आता था, पर उनके कल्चर को हिस्टोरियंस ने प्रोटो हिस्टोरिक फेज में डाला। और सेम केस हमें देखने को मिलता है चालकोलिथिक या आप बोलो कॉपर स्टोन एज कल्चर्स में, जहाँ पे भी हमें देखने को मिला कि राइटिंग्स तो थी, राइटिंग्स वहाँ पे अवेलेबल थी, बट कोई भी उन राइटिंग्स को डिसाइफर नहीं कर पाया या डिकोड नहीं कर पाया। और इसी को ही दोस्तों, इसी फेज़ को ही हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक फेज़। मतलब कहीं ना कहीं राइटिंग्स तो अवेलेबल हैं पर उन राइटिंग्स को आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है, और यही फेज़ है आपका प्रोटो हिस्टोरिक फेज़। पर आप देखोगे जिन लिखावट को पढ़ा जा सकता था वो हमें इंडिया में देखने को मिले 3rd सेंचुरी BC में अशोकन इंस्क्रिप्शन से, जिसमें से हमें एक सॉलिड एविडेंस मिला अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए अशोकन टाइम से। हालांकि दोस्तों वैदिक और पोस्ट वैदिक में जो लिटरेरी सोर्सेज का इस्तेमाल हुआ था प्री अशोकन टाइम्स में, उसमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों को प्ले करते हुए दिखे। और ये एक ऐसा सोर्स रहे टू नो एंड टू एक्सप्लोर आर हिस्ट्री इन अ वाइडर सेंस।
और वहीं पे आप देखोगे कि जो एंशियंट इंडियंस थे उन्होंने काफ़ी सारे मटेरियल रिमेन्स अपने पीछे छोड़े, जैसे कि स्टोन टेम्पल जो कि साउथ इंडिया में प्रेजेंट है और ईस्टर्न इंडिया में ब्रिक मोनास्ट्रीज। ये सब हमें बताते हैं कि जो एंशियंट एम्पायर से कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स बनवाया करते थे। पर ज़्यादातर रिमेन्स आप देखोगे वो हमें माउंट से पता लगे, जो कि ऑल ओवर इंडिया में स्कैटर्ड है। अच्छा, ये माउंट होता है छोटा सा उठा हुआ टीला जिसमें स्टोन, सैंड और दूसरे डेब्रीज जो कि लोग यहाँ पहले रहा करते होंगे उनके मौजूद हैं। साथ ही साथ उनके पोजीशंस भी इस माउंट के अंदर दबे हुए हम लोग को मिल जाते हैं। और जब हम लोग इस माउंट की खुदाई करते हैं तो उससे हम लोगों को कल्चर्स के बारे में और उनके पोजीशन जो कि उतने समय के रहे होंगे इनके, वो हम लोगों को मिलते हैं। और जो माउंट की खुदाई होती है वो दो तरीक़ों से होती है, एक है हॉरिजॉन्टली वे से, दूसरी है वर्टिकली वे से। कहीं ना कहीं आप हॉरिजॉन्टली वे से डिगिन कर सकते हो माउंट को और वर्टिकली वे से भी डिगिन कर सकते हो। और वर्टिकली वे से जब आप डिगिन करते हो तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स के बारे में जानने को मिलता है। और वर्टिकली वे ऑफ डिगिंग में जो सबसे पहला पार्ट है वो है सिंगल कल्चर। यहाँ पे दोस्तों केवल एक ही कल्चर के बारे में पता लगेगा, जैसे कि पेंटेड ग्रेवियर। और आप बात कर लो कुशांस और सतवाहनास के सिंगल कल्चर के बारे में। और वहीं पे आता है मेजर कल्चर माउंट्स। और मेजर कल्चर माउंट्स होता है एक प्रकार का ऐसा कल्चर जो कि दूसरे एग्जिस्टिंग कल्चर्स पे भारी पड़ेगा, मतलब एक ऐसा इम्पोर्टेंट कल्चर निकल के आएगा कई सारे कल्चर्स के बीच में जो कि दूसरे कल्चर्स पे कहीं ना कहीं हावी होगा। फिर तीसरी चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है मल्टी कल्चर माउंट्स। और मल्टी कल्चर माउंट्स में हम लोगों को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कल्चर्स देखने को मिलते हैं जो कि एक दूसरे से दोस्तों ओवरलैप करेंगे। फॉर एग्जांपल रामायण और महाभारत। तो वर्टिकली डिगिंग से हमें सक्सेसिव लेयर्स के बारे में पता लगता है, आइडिया मिलता है, जो कि एक एक करके उनके कल्चर्स को हम लोगों को ढंग से बताती है। अच्छा, ज़्यादातर साइट्स वर्टिकली ही खोदी जाती हैं क्योंकि उससे क्रोनोलॉजी का एक अच्छा सीक्वेंस हम लोग को पता लग पाता है अपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। और वहीं पे हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन जो होती हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कॉस्टली भी होती है वर्टिकल डिगिंग के कंपैरिजन में। तो इसीलिए जो प्रेफर किया जाता है हॉरिजॉन्टली डिगिंग को प्रेफर नहीं किया जाता है, वर्टिकली डिगिंग को प्रेफर किया जाता है। और हॉरिजॉन्टली में दोस्तों आप कहाँ तक खोदते चले जाओगे, सबसे बड़ी बात ये भी है। मान लो आगे की तरफ आज भी अगर कोई एरिया है जहाँ पे कहीं माउंट दिख गया तो आगे हो सकता है कि बिल्डिंग कोई एग्जिस्ट कर रही होगी, तो आप कहाँ तक खोदते हुए चले जाओगे। कहीं ना कहीं एक बिल्डिंग आ सकती है, कहीं ना कहीं कोई घर आ सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ आ सकती है जो कि आपके एक्सप्लोरेशन को कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। तो इसीलिए वर्टिकल वे ऑफ डिगिंग को प्रेफर किया जाता है ओवर हॉरिजॉन्टल वे ऑफ डिगिंग। अच्छा, जो माउंट से डिगिंग करी गई एंशिएंट रिमेन्स के लिए वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, वहाँ पे हमें आर्टिफैक्ट्स और एंटिक्विटीज़ बेहतर कंडीशन में मिली है कंपैरेटिवली टू गैंजेटिक प्लेन्स में और डेल्टिक रीजन में। क्योंकि दोस्तों गैंजेटिक प्लेन्स में क्या होता है और गंगा के आसपास के जो एरियाज़ हैं बेसिकली उनमें ये होता है कि वहाँ के इलाके मॉइस्ट और ह्यूमिड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आयरन इम्प्लीमेंट पास्ट के हम लोगों को मिले हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर कंडीशन में नहीं मिले हैं, क्योंकि वो आयरन इम्प्लीमेंट जो कि निकाले गए होंगे वो ऑलरेडी कोरोड हो गए होंगे, उन पर ऑलरेडी जंग लग गई होगी, क्योंकि मॉइस्चर वहाँ पे उन एरियाज़ पे, गंगा के आसपास के एरियाज़ पे और डेल्टिक रीजन पे प्रेजेंट है। और साथ ही साथ जो मड के स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी पहचानने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई है ना। साथ ही साथ जो चीज़ें हम लोग को अच्छे से मिली हैं गैंजेटिक प्लेन्स पे, जिन पे इतना ज़्यादा असर नहीं है क्लाइमेटिक कंडीशंस का, वो रही हैं ब्रिक स्ट्रक्चर्स और गैंजेटिक प्लेन्स में स्टोन स्ट्रक्चर्स। हालांकि दोस्तों हमें फिर ये भी देखने को मिला कि जो गांव बसे हैं उसको लोगों ने 6000 BC पहले बलूचिस्तान में बसाया। उससे भी हमें मटेरियल कल्चर के बारे में जानने को मिला गंगा प्लेन्स में, जो कि शुरू हुआ था 4000 साल पहले। और इसमें हम लोग को देखने को मिला आर्किटेक्चर लेआउट कैसा रहा होगा, लोग कैसे रहा करते थे उस आर्किटेक्चर में, कैसी पॉटरी का यूज़ करते रहे होंगे लोग। और साथ ही साथ हम लोग को ये भी पता चला कि कैसा अनाज लोग कंज्यूम करते थे। और साथ ही साथ हम लोग को ये भी पता चला कि कैसे टूल्स और इम्प्लीमेंट्स वो लोग यूज़ करते थे। उससे भी हम लोगों को अपने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में आइडिया मिला। और साउथ इंडिया में दोस्तों कुछ हम लोग को डिफरेंट चीज़ देखने को मिली। साउथ इंडिया में तो कुछ एंशिएंट लोग जब वो ख़त्म हो जाते, जब उनकी मौत हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, तो उनकी ग्रेव में उनके रिमेन्स के साथ वेपन्स, टूल्स, पॉटरी और भी उनकी जो बिलोंगिंग्स थी उसको भी देखा गया है। अच्छा,
इन ग्रेव्स को घेरा जाता था स्टोन्स प्लेस करके, और इसे हम मेगालिथ्स बोलते हैं। ये आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी ब्यूरियल साइट को, इनकी ग्रेव को एक तरीके से स्टोन प्लेस करके घेरा गया है। और ये सबसे ज़्यादा हम लोग को कहाँ देखने को मिला? ये सबसे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिला साउथ इंडिया में। तो ओवरऑल आप लोग देख सकते हो कि साउथ इंडिया में लोग कैसे रहा करते होंगे, और आयरन एज और उसके बियॉन्ड के पीरियड में लोगों ने अपनी लाइफ को कैसे वहाँ पे सस्टेन किया। साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हमें देखने को मिली हैं, जिसको हम लोगों ने डिफरेंट डेट से एसोसिएट किया है कि कौन सा आर्टिकल कितना पुराना है, हमें जानने को मिलता है काफ़ी सारे तरीक़ों से, जिसमें से रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। और इस रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड में कार्बन 14 की मदद ली जाती है, जो सारे लिविंग बींग्स में पाया जाता है। और जब कोई लिविंग बींग ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है तो इस C14 की हेल्प से हमें आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को कहीं ना कहीं डेट करने में काफ़ी मदद मिलती है इस C14 की मदद से। क्योंकि ये जो C14 होता है दोस्तों, इसकी शेल लाइफ इवन दो कि इफ़ अ पर्सन डाइज, ये तब भी मौजूद होता है, उसके बियॉन्ड भी मौजूद होता है, क्योंकि इस C14 की जो शेल लाइफ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। बाकी का पार्ट इस रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग मेथड पे उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हम लोग रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग मेथड पे ही अपनी हिस्ट्री को समझेंगे, बल्कि एक हम लोग वाइडर परसेप्शन लेंगे और इंक्लूड करेंगे क्लाइमेट और वेजिटेशन को भी अपनी हिस्ट्री को पता करने के लिए, और ख़ासकर पॉलन एनालिसिस। तो पॉलन एनालिसिस के थ्रू तो पहले आप लोग जान लो कि पॉलन एनालिसिस में क्या होता है कि जो मेल फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें कई सारे छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, या आप कहो पॉलेंस होते हैं। और ये जो ग्रेन्स होते हैं या पॉलेंस होते हैं ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में ये सर्वाइव कर जाते हैं, वो चाहे डेजर्ट की हो चाहे वो गीली मिट्टी हो। और इन पॉलेंस को कलेक्ट किया जाता है फर्दर स्टडी करने के लिए, और इससे हम लोग को क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में एक बेहतर आइडिया मिल पाता है। फॉर एग्जांपल आप बात कर लो राजस्थान की, या आप बात कर लो कश्मीर की, तो हमें पता चला कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुआ करती थी राजस्थान और कश्मीर में 7000 से 6000 BC के टाइम पीरियड में, और ये आइडिया हमें पॉलन एनालिसिस के थ्रू मिला। और वहीं पे आप सपोज़ करो हमें मेटल आर्टिफैक्ट्स मिले, जैसे कि आयरन की तलवार मिली, तो इस तलवार को हम मेटल एनालिसिस करके ये पता करेंगे किस खदान से ये मेटल एक्सट्रैक्ट करा गया है जो कि यूज़ में लाया गया इस तलवार को बनाने के लिए, और साथ ही साथ क्या स्टेजेस रही होंगी मेटल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में। और आप देखोगे कि जानवरों की हड्डी भी हम लोग को ये बताती है कि क्या ये जानवर डोमेस्टिकेटेड थे या वाइल्ड थे। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन करने के बाद हमें ये आइडिया मिल पाया कि कैसे इन जानवरों का इस्तेमाल लिया जाता होगा एंशिएंट लोगों के द्वारा। हालांकि एक कंप्लीट पिक्चर जानने के लिए अपनी प्री हिस्ट्री के 3000 BC के आसपास से हमें मिट्टी, रॉक्स और भी चीज़ों को जानना पड़ेगा, और ये हमें जियोलॉजिकल स्टडीज़ से पता चलेगा। वैसे ही जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो बदलते रहते हैं धीमे धीमे, और इसको ट्रेस करने के लिए बायोलॉजिकल स्टडीज़ को भी करा जाता है, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री को तब तक हम लोग नहीं समझ सकते जब तक हमें आइडिया ना हो कि कैसे सॉइल्स, प्लांट्स, एनिमल्स आपस में इंटरेक्ट करते रहे होंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ह्यूमन्स एंड अदर बींग्स कैसे आपस में इंटरेक्ट करते थे। इसके साथ जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल स्टडीज़ में, वो प्री हिस्ट्री को ही नहीं बल्कि हिस्ट्री को भी बेटर ढंग से हमें बताते हैं। और अगर हमें इसके साथ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को भी ऐड कर दें, इस जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल स्टडीज़ के साथ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को भी हम लोग ऐड करते, तो दोस्तों होगा क्या कि एक बहुत क्लियर और बहुत ही नीट पिक्चर हम लोग को अपनी हिस्ट्री को देखने को मिलेगी। और 98% ऑफ टोटल टाइम स्केल ऑफ आवर हिस्ट्री, मतलब इंसेप्शन ऑफ आवर अर्थ टिल प्रेजेंट डे, हमें हिस्ट्री का एक हॉलिस्टिकल आइडिया मिल पाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉइन्स की तरफ। तो ज़्यादातर कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन जो हमें मिले हैं वो सरफेस पे मौजूद हैं, और काफ़ी सारे ही कॉइन्स ज़मीन खोद के निकाले गए हैं। और साथ में कॉइन्स की जो स्टडी है उसको हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। और जिस प्रकार से आज हम पेपर करेंसी देखते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से ऑपोजिट हमें एंशिएंट इंडिया में मेटल के कॉइन्स एज करेंसी देखने को मिलते हैं। और ये मेटल कॉइन्स हमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड का
यूज़ इन मेटल कॉइन्स में देखने को मिलता है। साथ ही में कॉइन्स के आकार के मोड्स बनाए जाते थे, मतलब कॉइन्स को आकार देने वाले खांचे मिट्टी चला के बनाए गए और ये काफ़ी बड़े नंबर्स में हमें कुषाण पीरियड में मिले, मतलब 1 AD से 313 AD की एज में। पर आप देखोगे कि ये जो मोल्ड्स है या खांचे हैं, इनका चलन गुप्ता पीरियड के बाद नहीं देखने को मिलता है। वहीं पे आज के समय पे जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है उससे हट के पुराने समय में लोग अपना पैसा मिट्टी के बर्तन और ब्रास के वेसल्स में रखा करते थे और ज़रूरत पड़ने पे इन ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑप्शंस पे डिपेंड होते थे। और इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडियन कॉइन्स ही मौजूद थे इनके बर्तनों में, बल्कि फॉरेन कॉइन्स भी थे, जैसे रोमन एम्पायर के। तो हमारे इंडिया में जब ये रोमन एम्पायर के लोग आते थे तो उसमें क्या होता था कि ये लोग ट्रेडिंग के पर्पस के लिए आते थे, मतलब इनको स्पाइसेस चाहिए होती थी या इनको आप कह दो दूसरी कमोडिटीज़ चाहिए होती थी, तो उसको परचेज़ करने के लिए इंडिया में आते थे। और अपने एंड पे जब ये लोग पेमेंट करते थे तो कॉइन्स का यूज़ करते थे, और ये जो कॉइन्स थे ये फॉरेन कॉइन्स थे। और जब आप जाओगे किसी म्यूज़ियम से, चाहे वो कोलकाता का हो, चाहे वो पटना का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले के लिए कॉइन्स देखने को मिलेंगे। और वैसे ही आप देखोगे कि जो रोमन कॉइन्स हैं हमें जैसे यहाँ पे देखने को मिले, वैसे ही इंडियन कॉइन्स हमें नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के म्यूज़ियम्स में भी देखने को मिले। साथ में ब्रिटिश ने काफ़ी सारे इंडियन कॉइन्स भेजे ब्रिटेन के प्राइवेट और पब्लिक म्यूज़ियम्स में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि पुराने रेलिक्स को संभाला गया फ्यूचर जनरेशन्स के लिए और अपनी हिस्ट्री को बेटर तरीके से समझने के लिए। बाकी का पार्ट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब हम लोग यूजेज ऑफ कॉइन्स को समझ लेते हैं। तो कॉइन्स को दोस्तों यूज़ किया जाता था डोनेशंस, पेमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और इकोनॉमिक हिस्ट्री को जानने के लिए भी। और कुछ कॉइन्स आप देखोगे मर्चेंट्स के एसोसिएशन या आपको गिल्ड्स के द्वारा भी यूज़ में लिया जाता था। साथ में आप ये भी देखोगे कि गोल्ड स्मिथ, मतलब जो सुनार होते थे, वो रूलर्स की परमिशन लेकर अपने खुद के कॉइन्स रिलीज़ करते थे। तो कहीं ना कहीं क्राफ्ट और कॉमर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की तरीके निकल के आई कॉइन्स के यूजेज में। फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमें कॉइन मिंटिंग एक्टिविटीज़ में एक मेजर स्पाइक भी देखने को मिला और इन कॉइन्स में लेड, पॉटिन, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड का भी देखा गया। और आगे आप देखोगे गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स मिंट हुए हैं। तो ये सब हमें बता रहे हैं कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ और कॉमर्स काफ़ी फ्लरिश कर रही थी, खासकर पोस्ट मॉडर्न और गुप्ता पीरियड में। पर पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमें कॉइन्स मिलना कम होते हुए दिखाई दिए। तो ये सब हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है उसमें गिरावट है, क्योंकि कॉइन्स जो हैं उसका उतना प्रेजेंस हम लोग को नहीं देखने को मिला। और कॉइन्स को फर्दर यूजेज में लिया जाता था पोर्ट्रे करने के लिए किंग्स, गॉड्स और रिलीजियस सिंबल्स को। साथ में आप देखो कि आर्ट और रिलीजन में भी उस टाइम के उस पर भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है इन कॉइन्स से। तो कहीं ना कहीं कॉइन्स का एक बहुत ज़्यादा और बहुत अपने में बड़ा यूज़ हम लोग को देखने को मिलता है अपने एंशंट इंडिया में। वहीं पे कुछ ऑल्टरनेटिव भी हम लोग को सामने देखने को मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बात कर लो काउरीज़ की। काउरीज़ को आप कह सकते हो शेल्स, और इन काउरीज़ का दोस्तों सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग को देखने को मिलता है पोस्ट गुप्ता पीरियड में, क्योंकि पोस्ट गुप्ता पीरियड में जस्ट अभी हम लोगों ने बात करी कि वहाँ पे हम लोगों को कॉइन्स का प्रेजेंस उतना देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है कि वहाँ पे डिसाइड किया होगा, उस एरा के लोगों ने डिसाइड किया होगा कि कहीं ना कहीं हम लोग कॉइन्स की बजाय काउरीज़ का इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को परचेज़ करने के लिए। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे कि जो काउरीज़ की परचेजिंग पावर है वो काफ़ी कम है कंपैरेटिवली टू कॉइन्स। तो आप ये देख सकते हो कि एक विकल्प के तौर पे भी काउरीज़ को पकड़ा गया। वहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि काउरीज़ को हम लोग पहले भी इस्तेमाल करते होंगे, बट जो मेजर हम लोगों को जंप देखने को मिला काउरीज़ के यूज़ में वो मिला पोस्ट गुप्ता पीरियड में। फ़िलहाल यहाँ पे बात होती है ख़त्म कॉइन्स की। अब हम लोग बढ़ते हैं इंस्क्रिप्शंस की तरफ। तो कॉइन से ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंस में सामने निकल के आए हमारे इंस्क्रिप्शंस। और जो इंस्क्रिप्शंस है, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम कहते हैं एपिग्राफी, मतलब हार्ड सर्फेसेस पे लिखे गए सिंबल्स, जैसे कि सील्स पे, स्टोन्स पे, पिलर्स पे, रॉक्स पे, कॉपर प्लेट्स पे, टेम्पल वॉल्स पे, वुडन टैबलेट्स पे, इन सब सरफेसेस पे लिखी गई चीज़ों को स्टडी करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। और जो बिल्कुल ही पुरानी राइटिंग्स के रिकॉर्ड हैं उनकी स्टडी को हम पेलियोग्राफी कहते हैं। वहीं पे शुरुआती इंस्क्रिप्शंस हमें स्टोन्स पे देखने को मिले। हालांकि दोस्तों अर्ली क्रिश्चियन एरा में कॉपर प्लेट्स का इस्तेमाल
लिया जाता था चीज़ों को इंस्क्राइब करने में, रिकॉर्ड करने में। साथ ही साथ आप देखोगे कि साउथ इंडिया में इंस्क्रिप्शंस एनग्रेविंग काफ़ी बड़े स्तर पे पाई गई हैं। और तो और साउथ इंडिया में इंस्क्रिप्शंस हमें मंदिर की दीवारों पे भी देखने को मिले, जिसको एज अ परमानेंट रिकॉर्ड की तरीके कंसिडर किया जाता था। और वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारी एम्पायर्स अपनी विनिंग्स दूसरे एम्पायर्स के अगेंस्ट, दूसरे रूल्स के अगेंस्ट उसको मंदिर की दीवारों पे मेंशन करवाया करते थे। आप बात कर लो पावरफुल चोला एम्पायर की, तो पावरफुल चोला एम्पायर में भी क्या हुआ कि जो उनकी विनिंग्स हैं उनको उन्होंने अपने मंदिर की दीवारों पे मेंशन करवाया। और जैसे कॉइन्स को संभाला गया म्यूज़ियम से, वैसे ही आप देखोगे कि इंस्क्रिप्शंस को भी सेम प्लेस दी गई। और सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस प्रिजर्व्ड हैं ऑफिस ऑफ चीफ एपिग्राफिस्ट जो कि मैसूर में है। और जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं वो थे 3rd सेंचुरी BC में, जिसको प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में मेंशन किया गया है। और संस्कृत आप देखोगे कि एपिग्राफिक मीडियम की तरीके सामने आई 2nd AD में। वहीं पे संस्कृत का यूज़ बढ़ा 4th और 5th सेंचुरी में, और इसके साथ प्राकृत को भी यूज़ में लिया गया। आगे आप देखोगे कि धीरे धीरे 9th और 10th सेंचुरी में इंस्क्रिप्शंस रीजनल लैंग्वेजेस में भी लिखे जाने लगे। और मौर्य पीरियड और गुप्ता पीरियड की जो हिस्ट्री है उसको इंस्क्रिप्शंस पे रिकॉर्ड करा गया और उसको बुक्स में भी पब्लिश करा गया कॉर्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकारम के नाम से। हालांकि पोस्ट गुप्ता पीरियड के इंस्क्रिप्शंस का कोई भी मेंशन हमें इन किताबों में देखने को नहीं मिला है। वहीं पे साउथ इंडिया में टोपोग्राफिकल लिस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस को भी पब्लिश करा गया और 50 से ऊपर दोस्तों आज भी अनपब्लिश्ड है। साथ ही में हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस को हम लोग आज भी डिसाइफर नहीं कर पाए, डिकोड नहीं कर पाए। और आप देखोगे कि ये हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस पिक्टोग्राफिक फॉर्म में है, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने अपने आइडियाज़ और ऑब्जेक्ट्स को कुछ चित्र के आकार में रिप्रेजेंट करा। वहीं पे अशोकन इंस्क्रिप्शंस को ब्राह्मी में मेंशन करा जाता था, जो कि लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती थी। वैसे ही खरोष्टी स्क्रिप्ट आप देखोगे लिखी जाती थी राइट से लेफ़्ट। वहीं पे आप देखो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट ज़्यादातर इंडिया में पाई गई एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट पार्ट अपने भारत का। और वहीं पे अशोकन स्क्रिप्ट को लिखने के लिए ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट्स का भी इस्तेमाल लिया जाता था। और इवन आप देखो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी ये ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट्स यूज़ में ली गई, पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट गुप्ता पीरियड के दोस्तों अंत तक चली। और दोस्तों आप इसे खुद इमेजिन कर सकते हो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट इस लेवल पे यूज़ होती थी कि 7th सेंचुरी तक एपिग्राफिस्ट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई अगर उन्हें ब्राह्मी स्क्रिप्ट के ऊपर अच्छा कमांड था। बट इवेंचुअली आप देखोगे आगे स्क्रिप्ट्स में हमें रीजन के बेसिस पे चेंजेस देखने को मिले। और वहीं पे जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हड़प्पा सीरीज पे 2500 BC के टाइम पीरियड में, उसको काफ़ी सिंबॉलिक कंसीडर किया गया हिस्टोरियंस की तरफ से। पर आप देखोगे कि जो सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन डिसाइफर हुए हैं वो हमें देखने को मिले हैं ईरान में लगभग 5th से 6th सेंचुरी BC में। और उनकी राइटिंग्स में हमें कुछ ओल्ड इंडो ईरानियन एलिमेंट्स भी देखने को मिले हैं। साथ में सेमिटिक लैंग्वेजेस, मतलब वो लैंग्वेजेस जो बिलोंग करती हैं एफ्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस की फैमिली से, यानी कि आज बोले जाने वाली हर्ब्यू, अराबिक, अरामिक और दूसरी मॉडर्न लैंग्वेज, उन्हें हम सेमिटिक लैंग्वेजेस से जानते हैं। और ये सेमिटिक लैंग्वेजेस की राइटिंग्स निकली हैं क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट से, वैसे ही जैसे हिंदी, बंगाली ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकली हुई है। और वहीं पे ये इंस्क्रिप्शन पे हमें ईरानियन रूलर्स का कॉन्क्वेस्ट के बारे में भी आइडिया मिलता है, जो कि उन्होंने हिंदू या सिंधु रीजन में की। और आप देखोगे जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे वो हमें इंडिया में सबसे पहले डिसाइफर होते हुए दिखे, और इसको लिखा गया था 3rd सेंचुरी BC में ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज का सहारा लेकर। वहीं पे हमें इन सब इंस्क्रिप्शन से मौर्य एम्पायर की हिस्ट्री और अशोकन हिस्ट्री के ऊपर भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ आप देखोगे 14th सेंचुरी AD में फिरोज शाह तुगलक ने 2 अशोकन पिलर्स को नोटिस किया, एक तो मेरठ में और दूसरा टोपरा हरियाणा में, जब फिरोज शाह एक मिलिट्री कैंपेन में इन्वॉल्व थे। और जब इसने ये इंस्क्राइब्ड पिलर्स को देखा तो इसको ये इंस्क्राइब्ड पिलर्स इतने पसंद आए दोस्तों कि इसने डिसाइड किया कि ये दोनों पिलर्स दिल्ली में लेके आएगा। और जब ये पिलर्स दिल्ली में लेके आए गए तो इसने पंडित से डिमांड रखी कि भाई इन इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर करो। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों अशोकन पिलर्स पे जो इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब थे उसको ये पंडित्स डिसाइफर करने में फेल हुए। और धीरे धीरे आप देखोगे कि ब्रिटिश को भी अशोकन इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली। जब इन अंग्रेज़ों ने अशोकन इंस्क्रिप्शन को डिस्कवर करा था आखिरी क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी के
टाइम पीरियड पे। बट फाइनली आप देखो कि जेम्स प्रिंसप जो कि एक एपिग्राफिस्ट है और साथ में सिविल सर्वेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो इन्होंने 1837 में पहली बार अशोकन एडिक्ट्स को डिसाइफर करा था। वहीं पे काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन जिसमें से कुछ रॉयल ऑर्डर्स और डिसीजन जो कि रिलेटेड है सोशल, रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से, चाहे वो एम्पायर के रूल के अंडर हों या वहाँ पे रहने वाली प्रजा, उसमें भी पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शंस के टाइप्स यूज़ हुआ करते थे। और इसका एग्जाम्पल है अशोकन इंस्क्रिप्शन। साथ में वोटिव रिकॉर्ड्स या वोटिव इंस्क्रिप्शंस भी यूज़ हुआ करते थे जिसमें गिफ्ट्स का रिकॉर्ड रखा जाता था। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में ये गिफ्ट दान में दिए जाते थे जब कोई राजा महाराजा किसी बैटल में जीत जाता था, और फॉलोअर्स भी अपने एंड पे ये गिफ्ट्स दान में देते थे। फिर चाहे वो जो फॉलोअर्स हों बुद्धिज़्म के हों, जैनिज़्म के हों, वैष्णिज़्म के हों, शैविज़्म के हों, तो मंदिर की पिलर्स पे आप देखोगे, टैबलेट्स पे, टेम्पल्स पे इनको खोद खोद के मेंशन करवाया जाता था। वहीं पे जब कोई एक राजा जीत जाता था तो वो अपनी वाहवाही लिखवाया करता था इंस्क्राइब करवा कर। बट कोई राजा जब हार जाता था तो उसको रिकॉर्ड नहीं करवाया जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों बेइज्जती इन्वॉल्व थी। कोई भी दोस्तों अपनी बेइज्जती क्यों करवाना चाहेगा चीज़ों को रिकॉर्ड करवा के। वहीं पे आप देखोगे कि समुद्रगुप्त ने अपनी विक्ट्रीज़ को इलाहाबाद के पिलर पे रिकॉर्ड करवाया, इंस्क्राइब करवाया। और डोनेटिव रिकॉर्ड्स भी थे जो कि गिफ्ट्स को, पैसे को, ज़मीन को, लैंड को जब कोई डोनेट कर देता था तो उसको रिकॉर्ड करा जाता था। हालांकि दोस्तों ये डोनेशंस के रिकॉर्ड्स हमें रिलीजियस पर्पसेस में ज़्यादा देखने को मिले, और ये डोनेशन सबसे ज़्यादा किंग्स और प्रिंसेस की तरफ से आया करती थी। हाँ, पर जो आर्टिशंस और जो रिच मर्चेंट्स थे वो भी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दिया करते थे। और फिर आप देखोगे कि इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्डिंग्स करी जाती थी जब कोई राजा या रानी लैंड को दान में देता था, तो उसको भी स्टडी करा जाता था ताकि एंशिएंट इंडिया का लैंड सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन को समझा जा सके इंस्क्रिप्शंस की हेल्प से। वहीं लैंड ग्रांट्स वाले इंस्क्रिप्शन ज़्यादातर कॉपर प्लेट्स पे रिकॉर्ड करे गए, और इवन तो कॉपर प्लेट पे रेवेन्यूज़ को और जो गांव बनाए गए थे मॉन्क्स के लिए, पंडित्स के लिए, उसको भी रिकॉर्ड करवाया गया। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो ऑफिशियल्स थे जिनको वहाँ के रूलर्स ने ज़मीन दी हुई थी उसको भी रिकॉर्ड करवाया गया, मतलब मेंशन करवाया गया, इंस्क्राइब करवाया गया। और ये जो इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में देखने को मिले, जैसे कि प्राकृत, संस्कृत, तमिल और तेलुगु। तो कहीं ना कहीं ये है पूरा डिस्कशन इंस्क्रिप्शंस का। अब हम लोग अगले सोर्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लिटरेरी सोर्सेस। अच्छा, आप देखोगे कि एंशिएंट इंडियंस को लिखना आता था 2500 BC के एरा से, और वहीं पे सबसे पुराने इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स मैक्सिमम 4th सेंचुरी AD तक ही मिले हैं हमको, जिसको देखा गया है सेंट्रल एशिया में। और वहीं पे इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखा जाता था बर्च बार पे, यानी कि छाल पर, पाम लीव्स पर। और सेंट्रल एशिया में प्राकृत भाषा का स्प्रेड देखने को मिला अपने इंडिया से, और वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखा जाता था शीप लेदर पे और वुडन टैबलेट्स के ऊपर। हालांकि इनको कहा इंस्क्रिप्शन जाता था, बट ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के बराबर ही थे। और जैसे आज के टाइम पे प्रिंटिंग अवेलेबल है, वैसे ही एंशिएंट टाइम्स में मैन्युस्क्रिप्ट्स को यूज़ में लिया जाता था राइटिंग्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए, और इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को काफ़ी वैल्यूएबल भी कंसिडर किया जाता था। और वहीं पे पुराने संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑल ओवर इंडिया में मिले हैं, बट ज़्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट्स रिलेटेड है साउथ इंडिया, कश्मीर, नेपाल से। वहीं ये मैन्युस्क्रिप्ट्स सबसे ज़्यादा लाइब्रेरीज में मौजूद हैं। उसके साथ ही साथ एंशिएंट किताबों में रिलीजियस थीम्स मेंशन्ड हैं, और वहीं हिंदू रिलीजियस लिटरेचर में आप देखेंगे कि वेदास, रामायण, पुराण और महाभारत इंक्लूडेड है, जिससे हमें सोशल और कल्चरल कंडीशंस के बारे में पता चलता है एंशिएंट एरा की। और ऋग्वेद हमें 1500 BC से 1000 BC में देखने को मिले हैं। वहीं ब्राह्मणास, अरानकास और उपनिषद हमें 1000 BC से 500 BC में भी देखने को मिले हैं। और लगभग सभी वैदिक टेक्स्ट हमें चीज़ों का एडिशन देखने को मिला है, फिर वो चाहे शुरुआत में एडिशन ही देखने को मिला हो, चाहे वो मिडिल में एडिशन देखने को मिला हो, चाहे वो बाद में एडिशन देखने को मिला है। और ऋग्वेद में आप देखोगे तो प्रेयर्स मिली हैं, और लेटर वैदिक में प्रेयर्स और रिचुअल्स दोनों ही देखने को मिले हैं। साथ में जादू और माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी मिली हैं, पर उपनिषद में मेनली फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस देखने को मिले, मतलब मेडिटेशन, कॉन्शियसनेस, भक्ति पे, जिस पे उपनिषद की जो टीचिंग्स हैं वो बेस्ड हैं। अच्छा, वैदिक टेक्स्ट को समझने के लिए वेदांतास को या आपको 6 लिम्स ऑफ वेदा को समझना पड़ेगा, जो हैं फोनेटिक्स, रिचुअल, ग्रामर, एटाइमोलॉजी, मैट्रिक्स और एस्ट्रोनॉमी। और इन सभी लिम्स के अराउंड काफ़ी लिटरेचर भी सामने आई हुई है, जिसमें मॉरल्स या प्रीसेप्ट्स को प्रोज के फॉर्म में बताया गया है। और ये परसेप्ट्स
को सूत्र भी बोला गया है, क्योंकि इसको काफ़ी ब्रीफली लिखा जाता था। और इस प्रीसेप्ट्स का सबसे फेमस एग्जाम्पल है ग्रामर ऑफ पनीनी, जिसको 450 बीसी में लिखा गया है। इसमें ग्रामर के रूल्स के साथ साथ पनीनी ने सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, अपने समय की वो भी लिखी हुई है। और द टू एपिक्स एंड द मेजर पुराण सीम टू हैव बीन फाइनली कंपाइल्ड बाय 400 AD, मतलब 2 एपिक्स और ज़्यादातर पुराण को 400 AD तक कंपाइल करा जा चुका था। और 2 एपिक्स में से एक महाभारत, जिसको वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, और इसमें स्टेट ऑफ अफेयर्स 10th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD तक मिले हैं। और ओरिजिनली इसमें लगभग 8800 वर्सेस थे, जिसको जया या आप कहो एक कलेक्शन जो सिग्निफाई करता है विक्ट्री को, उसे ये वर्सेस डिफाइन करते थे। और इनको इवेंचुअली इंक्रीज़ करा गया 24,000 तक, और अब इसको भारता बोला गया, क्योंकि इसमें कहानियाँ मौजूद थी अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब्स भारता के ऊपर। और फाइनली कंपाइलेशन को 1 लाख वर्सेस तक और बढ़ाया गया, जिसको बोला गया महाभारत या सहत साहसी संहिता। इसमें नरेटिव पार्ट लेटर वैदिक एज से रिलेटेड है, जिसमें महाभारत में कौरवास और पांडवास की बैटल जो हुई थी वो मेंशन्ड है नरेटिव पार्ट में। और वहीं डिस्क्रिप्टिव पार्ट पोस्ट वैदिक एज से रिलेटेड है, और डायरेक्टिव पार्ट या आपको मॉरल लेसन्स वाला पार्ट पोस्ट मॉडर्न एज से रिलेटेड है। और वहीं रामायण को वाल्मीकि ने कंपोज करा, और इसमें 6000 वर्सेस थी शुरुआत में, फिर 12000 हुई और फाइनली 24,000। बट कंपैरेटिवली टू महाभारत, रामायण में एपिक्स यूनिफाइड वे में डिफाइंड है, और रामायण में डायरेक्टिव पार्ट्स भी बाद में ऐड करे गए हैं। साथ ही रामायण की कॉम्पोजिशन 5th सेंचुरी BC से शुरू हुई है, और उसके बाद 5 स्टेजेस से पास होते हुए फाइनली 5th स्टेज में रामायण एंटर करी 12th सेंचुरी AD तक, तब ये फाइनली कंपाइल हो पाई। और साथ में आज हमारे सामने जो महाभारत की कॉम्पोजिशन का टाइम पीरियड है, उसके भी आगे रामायण को कंपाइल होने में समय लगा। आगे आप देखोगे कि पोस्ट वैदिक एज में हमें काफ़ी कलेक्शन मिला रिटन और स्पोकन टेक्स्ट का रिचुअल लिटरेचर के ऊपर। और वहीं ग्रैंड पब्लिक सैक्रिफाइसेस करवाए जाते थे जो बहुत अमीर थे उनके द्वारा, जैसे राजा महाराजा या दूसरे 3 अपर वर्णास जो मेंशन्ड है ज़राथुस्त्रास वैदिक लिटरेचर, जिसमें ये भी बताया गया है कि कैसे रॉयल कॉरोनेशन यानी कि ताजपोशी और सेरेमनीज जैसे वेडिंग्स वगैरह होंगी। और तो और डोमेस्टिक रिचुअल्स जैसे कि बर्थ हो गया, इन्फेंट का नाम रखना हो गया, या अगर कोई इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हो, इसके साथ साथ कोई अगर फ्यूनरल हो, उसमें गृह सूत्ररास में इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट है। और श्राव सूत्ररास और गृह सूत्ररास 600 से 300 BC के पीरियड से रिलेटेड हैं। साथ में सुल्व सूत्रास भी देखने को मिले जो थोड़े साइंटिफिक थे, जिसमें मेजरमेंट्स के बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सैक्रिफिशियल आल्टर्स पे। और यहाँ से ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स पे स्टडी भी शुरू हुई है। फिर रिलीजियस किताबें जैन्स और बुद्धिज़्म पे रिफ़र करती थी, पुराने लोगों और घटनाओं पे। अच्छा, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पाली में लिखा गया, और पाली जो एक फॉर्म है प्राकृत की, इसको इस्तेमाल में लिया जाता था बोलने के लिए मगध में, या आप कह लो सदर्न बिहार में। और पाली आप देखोगे कि पूरी तरीके से कंपाइल करी गई श्रीलंका में 1st सेंचुरी BC। और ये सारी पाली प्राकृत सब कैनोनिकल टेक्स्ट है, यानी कि रिलीजन से रिलेटेड है, ताकि हमें ये बता सके कि धर्म में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये कैनोनिकल टेक्स्ट से हमें स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया जो कि बुद्धा के टाइम पे एग्जिस्ट करती होंगी वो भी पता लगी, और बुद्धा की लाइफ पे हमें आइडिया मिलता है इससे। साथ ही में आप देखो कि बुद्धा के रॉयल कॉन्टेम्प्रेरीज कौन होंगे, मतलब राजा महाराजा कौन थे आगे चल के जो रूल करा करते थे मगध और नॉर्थ बिहार में और ईस्ट यूपी में, उसके बारे में भी हम लोग को इन कैनोनिकल राइटिंग से पता चला। और वहीं नॉन कैनोनिकल राइटिंग्स भी थी जो धर्म से हट के हैं, जैसे कि कॉमेंट्स या फोक टेल्स। फॉर एग्जांपल जटक स्टोरीज, जिसमें कहा गया है कि बुद्धा ने 550 जन्म लिए, और ये मोस्टली एनिमल्स के फॉर्म में थे। और ये जटकास से हमें 5th और 2nd सेंचुरी BC की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी जानने को मिला। साथ में पॉलिटिकल इवेंट्स को जो बुद्धा की एज में घटित होंगे रहे होंगे उसके बारे में भी हमें पता चलता है। वहीं जैनास टेक्स्ट प्राकृत में लिखे गए 6th सेंचुरी AD में वलाबी गुजरात में, और इन जैनास टेक्स्ट में काफ़ी सारे पैसेजेस जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ईस्टर्न यूपी और बिहार की थी उसके बारे में हम लोग को पता चला, जो कि महावीरा की एज के समय से रिलेटेड थी। साथ में जैना टेक्स्ट में ट्रेड और ट्रेडर्स पे भी हम लोग को काफ़ी इंसाइट्स मिली हुई हैं। और वहीं धर्म सूत्रास और स्मृतिस जो कि
अपनी अपनी इंडिविजुअल लॉ बुक्स थी, इनको क्लब किया गया, इनकी कम्युनिटीज़ को क्लब किया गया और फाइनली इनकी कम्युनिटीज़ को क्लब करने के बाद किताब हम लोग के सामने निकल के आई जिसको हम लोग ने बोला धर्म शास्त्रास में मौजूद स्मृतिज़ को शुरुआत की 6 सेंचुरीज़ में, मतलब क्रिश्चियन एरा की जो सेंचुरीज़ हैं उसमें कंपाइल करा गया इन स्मृतिज़ को। अच्छा, इसमें आप देखोगे डिफरेंट वर्नास के साथ साथ किंग्स और उनके ऑफिशियल्स की ड्यूटीज़ को भी बताया गया है और इवन की मैरिज और कैसे प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जाए या बेचा जाए उस पर भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग को मिले हुए हैं। वहीं पे अगर किसी ने क्राइम किया हो, जैसे कि थेफ्ट किया हो या किसी का असॉल्ट किया हो या मर्डर किया, एडल्ट्री करी हो, उस पर भी पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। वहीं पे एक इम्पॉर्टेंट लॉ बुक जो हम सब जानते हैं, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा, इसमें टेक्स्ट को 15 किताबों में डिवाइड करा गया, जिसमें से सेकंड और थर्ड बुक को कंसिडर करा गया कि ये थोड़ा पहले लिखी गई होंगी और इसमें काफ़ी लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया होगा, मतलब इसको काफ़ी बार रिकम्पाइल करा जा चुका होगा और इसमें हमें मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी पे भी पता चला। साथ में आप देखोगे नॉन रिलीजियस टेक्स्ट भी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन के सामने आए। इनकी शुरुआत अष्टाध्यायी, जिसको पनीनी ने लिखा था, जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट से अपने इंडिया सब कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते थे, उन्होंने इस अष्टाध्यायी किताब को लिखा हुआ था। बाकी की लाइंस दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कालिदास के नॉन रिलीजियस वर्क्स काव्यास और धर्मास जैसे अभिजुना शकुंतलम और इन्होंने विक्रम और वासिया भी लिखी है। साथ में गुप्ता पीरियड की ग्लिम्पसेस भी देखने को मिली हैं इनके वर्क्स में कि कैसे सोशल और कल्चर लाइफ रही होंगी गुप्ता एरा में। अब सीधा हम लोग साउथ इंडिया की लिटरेचर पे चर्चा कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे शुरुआती तमिल टेक्स्ट संगम लिटरेचर में हम लोग को देखने को मिले और ये लिटरेचर को प्रोड्यूस करने में कहा गया है कि 3 से 4 सेंचुरीज लगी, बट कम्प्लीटली कंपाइल होने में इसको 6 सेंचुरीज का समय लग गया था, जिसको पोएट्स ने किया था कॉलेजेस यानी कि लार्ज ग्रुप्स में बैठ करके, और इसी को हम लोग संगम भी कहते हैं। और जो चीफ्स और किंग्स होते थे वो इन पोएट्स को बुलाते थे और कहते थे भैया आओ हमारे कोर्ट में और सुनाओ अपनी कविताएं, और कहीं ना कहीं उनको लिखो भी। और आप देखोगे कि इस संगम लिटरेचर में लगभग 30,000 लाइन्स है पोइट्री की, जिसको अरेंज करा गया है 8 एंथोलॉजीज़ में, जिसको एतोतुकाई भी बोला गया। हालांकि दोस्तों एतोतुकाई को हम लोग आगे समझेंगे, बस आप अभी इतना हल्का सा जान लो कि पोएम्स को अरेंज करा गया एंथोलॉजीज़ में, इसी को हम लोग एतोतुकाई भी बोलते हैं। फिर पोएम्स को 100 के ग्रुप्स में कलेक्ट करा गया और पब्लिश करा गया पुरानानारू किताब में, जिसमें 400 हीरोइक मतलब बहादुरी की पोएम्स का कलेक्शन हम लोग को देखने को मिला, जो कि बेस्ड थी राजा महाराजा जो लड़ाइयाँ लड़ा करते थे। और पोस्ट संगम पीरियड में पेटिनन केल कनाकू, जिसमें 18 पोइटिक वर्क्स का कलेक्शन है। अच्छा दोस्तों, अगर मेरी तरफ से कोई गलती हो रही है प्रोनाउंसिएशन में कोई वर्ड का, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। आप लोग किताबों से अटैच्ड रहिए और मेरे साथ पढ़ते चले जाइए, क्योंकि फ्लुएंसी में पढ़ाने में कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो माफ़ करिएगा, है ना। तो इसी प्रकार से आप आगे और भी चीज़ें देखोगे कि पटुपत्तू जो कि एक कलेक्शन है 10 सॉन्ग्स का, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे संगम टेक्स्ट काफ़ी सारी इन लेयर्स में डिवाइडेड है, बट आज इन लेयर्स को इनकी राइटिंग स्टाइल और इनके कंटेंट के बेसिस पे एसोसिएट नहीं किया जाता, बल्कि ये डिपेंड होगा कि इनका सोशल एवोल्यूशन की स्टेजेस पे, मतलब सोसाइटी और कल्चर के चेंजेस हैं उसके बेसिस पे इन लेयर्स को आज एसोसिएट करा जाता है। वहीं पे दोस्तों संगम लिटरेचर जो है उसमें आप देखोगे किसी भी तरीके से रिलीजियस लिटरेचर की प्रेजेंस नहीं है, इसीलिए संगम लिटरेचर डिफरेंट माना गया है वैदिक टेक्स्ट पर्टिकुलरली ऋग्वेदा से। और संगम लिटरेचर में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पोएम्स को ही कंपोज करा गया है काफ़ी सारे पोएट्स द्वारा, पर ज़्यादातर पोएम्स में आप देखोगे चीफ्स और वॉरियर्स को मेंशन करा गया है और किंग्स के नाम के साथ उनकी बहादुरी को भी बताया गया है और उनकी मिलिट्री कैंपेन्स को भी। साथ में गिफ्ट्स जो बार्ड्स को दूसरे वॉरियर्स को दिए जाते थे दोस्तों, उनको भी सेलिब्रेट करा गया संगम लिटरेचर में। अच्छा, बार्ड्स मतलब होता है पोएट्स, और वहीं ये भी हो सकता है कि ये पोएम्स कोर्ट्स में रिसाइट करी जाती हैं, और पोएम्स को कंपेयर भी किया गया होमरिक एज की पोएट्री से दोस्तों, जो कि ग्रीक वॉरियर जैसे कि एकिलीस और दूसरे वॉरियर्स के ऊपर लिखी गई है। हालांकि दोस्तों जो प्रॉपर नाम, टाइटल्स, डायनेस्टीज, वॉर्स पोएम्स में बताई गई हैं वो एक एक्सटेंट तक ही सच हैं, पर पूरी तरीके से सच नहीं है। और संगम लिटरेचर से हमें चेरा किंग्स के बारे में भी पता चला, साथ में काफ़ी सारे सेटलमेंट्स के बारे में पता चला संगम लिटरेचर से, और ख़ासकर कावेरी पट्टनम या आपको पुहार, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी हुआ करती थी चोला के रीजन में।
और साथ में यवनांश जिनको ग्रीक से और दूसरे फॉरेनर से एसोसिएट किया जाता था, आते थे वही लोग इंडिया में और यहाँ से पेपर लेके जाते थे, बदले में गोल्ड लेते थे और वाइन और वुमेंस को भी नेटिव्स को सप्लाई करते थे। इस ट्रेड के बारे में भी हमें पता लगा ओवरऑल संगम लिटरेचर में। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि संगम लिटरेचर एक मेजर सोर्स की तरीके सामने निकल के आया। और सिर्फ यही नहीं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर भी हमें इंफॉर्मेशन मिली इस संगम लिटरेचर से, और ख़ासकर उन लोगों की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ जो तमिलनाडु में रहा करते थे अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरीज़ में। और संगम लिटरेचर की जो एक्यूरेसी है दोस्तों, हमें इससे भी क्रॉस वेरीफाई हो जाती है जब इसमें मेंशन अकाउंट्स हमें फॉरेन अकाउंट्स और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पार्ट फर्स्ट इस चैप्टर का होता है एंड, सेकेंड पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।